नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है पीएचपी एंड एमएसक्यूएल ट्यूटोरियल वाली, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पीएचपी के अंदर पीएचपी में एडमिन क्या होता है और पीएचपी के अंदर हम डेटाबेस और टेबल कैसे बनाते हैं और डाटा हम कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो डेटा जो हमने इंसर्ट किया था वो बिल्कुल मैन्युअली था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम एक प्रॉपर बूटस्ट्रैप पे हम एक लॉगिन फॉर्म साइन अप फॉर्म बनाएंगे। उस साइन अप फॉर्म का डेटा हमको कहाँ लेके जाना है, डेटाबेस में यूजिंग पीएचपी की हेल्प से। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप बताया नहीं है। ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। बट आज जो इस ट्यूटोरियल्स में, आज जो मैं इस वीडियो में जो लॉगिन फॉर्म, जो मैं साइन अप फॉर्म बनाने वाला हूँ, वो साइन अप फॉर्म के अंदर मैं बेसिक बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। तो आप इस वीडियो को देख करके भी आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस और फाइल्स वगैरह आप इजीली समझ सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे एडिटर में चले जाते हैं। हमारा जो सोर्स कोड एडिटर है उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के क्या क्या फीचर्स हैं और कहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहिए ये भी मैंने आपको इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वहाँ से भी उसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो फोल्डर चल रहा है हम उस फोल्डर में चले जाते हैं। इस फोल्डर को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ओपन फोल्डर। फोल्डर कौन सा बना रखा था हमने, सी के अंदर, जैम के अंदर, एचटीडॉक्स के अंदर, सी के अंदर, जैम के अंदर, एचटीडॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बना ही लेते हैं। उस नए फोल्डर का नाम है पीएचपी, सॉरी शायद मैंने बना रखा है पीएचपी एंड एमएसक्यूएल ट्यूटोरियल्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, इसी फोल्डर को मैं एक्सेस करूँगा और इसी फोल्डर के अंदर यहाँ पर आज हम दो फाइल बनाने वाले हैं। पहला हमारा HTML रहेगा जिसमें हमारी बूटस्ट्रैप इंक्लूड रहेगी और एक उसका जो पेज रिडायरेक्शन बनाएंगे, जो हमारा फॉर्म सबमिट होकर जिस पेज पे जाएगा वो पेज हमारा रहेगा PHP, और PHP हम डाटाबेस कनेक्टिविटी करके डाटाबेस से हम डाटा को इंसर्ट करके आज देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है जिसपे मुझे बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज़ करना रहेगा। तो इस वाली फाइल का जो नाम है मैंने यहाँ दे रखा है, हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं, हम यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। उस फॉर्म का नाम हमने यहाँ पे दे दिया। किसके लिए बनाया हम यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड हाँ, क्योंकि यूज़र डॉट HTML मैंने बना के भी रखा है। ठीक है, साइन अप कर लेते हैं। साइन अप डॉट एच टी एम एल का मैंने यहाँ पे पेज बना दिया है। साइन अप डॉट HTML में जल्दी से हम यहाँ पे कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी कोडिंग है। यहाँ पर हमने एक पेज बना रखा है, साइन अप पेज है। अब इस साइन अप पेज के अंदर हमको यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बूटस्ट्रैप एक हमारा HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS रिलेटेड फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो हमको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने की हेल्प करता है। जो अगर मैं चाहता हूँ, आजकल कोई भी क्लाइंट अगर आपसे वेबसाइट वगैरह बनवाते हैं तो वो चाहता है कि वो एक्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक तो सारे ब्राउज़र पे चले, दूसरी बात ये कि उसको सारे मोबाइल कन्वर्टेबल हमको बनाना पड़ता है। तो जो वेबसाइट हमारी मोबाइल फ्रेंडली बनती है, जो हमारे मोबाइल के हर डिवाइसेस पे एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली, वो वेबसाइट हमारी कौन सी कहलाती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम CSS से भी मीडिया क्वेरी वगैरह लगा करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो ओल्ड पैटर्न हो चुका है क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम CSS वगैरह उसके लिए अलग से लिखें। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से CSS प्रीडिफाइंड है, बस आपको वहाँ पे उसने क्लासेस बना के दे दी है। क्लासेस आप जैसे ही आप कॉल करोगे तो उसकी जो भी फंक्शनलिटी है वो आपको आपके वेबसाइट के अंदर आपको शो हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाती है।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप कहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप 4 यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर मुझे 4 फाइल की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, 4 फाइल कौन कौन सी रहती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 4 फाइल कौन कौन सी रहती है। एक जो रहेगी हमारी bootstrap.min.css, जिसमें हमारा बेसिक CSS रहेगा। ठीक है, और एक जो रहेगा हमारा jQuery, जो हमारी लाइब्रेरी फाइल रहती है jQuery.min.js। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल और ऐड कर दी है यहाँ पे popper.min.js। ये दोस्तों ये बिल्कुल मिनीफाइड वर्जन ही आप यहाँ पे यूज़ करना। ये जो मिन का मतलब क्या होता है, मिनीफाइड वर्जन मतलब इसमें जितने भी कोड है, जैसे कि यहाँ पे कितनी लाइन हो चुकी है, 7 लाइन है। 7 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करना, वो काम कौन करता है, हमारा मिनीफाइड वर्जन ही जब सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट और jQuery काफ़ी हाई लेवल पे यूज़ में आती है। तो हम चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी लाइब्रेरी, सोर्स लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर मैं यूज़ करूँ तो उसको मिनीफाइड वर्जन ही हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और एक और जो हमारी फाइल होगी उसका नाम है bootstrap.min.js। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये 3 फाइल की अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इन 3 फाइलों की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब मैं बूटस्ट्रैप के अंदर बटन के क्लिक पे, नेविगेशन के क्लिक पे मॉडल बॉक्स के क्लिक पे अगर मैं ऐसे कोई भी फंक्शनलिटी अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मुझे नॉर्मली व्यू बनाना है तो उसके लिए मेरा एक ही फाइल से काम हो जाएगा, और उस फाइल का नाम क्या है, हमारा bootstrap.min.css। अब आइए समझते हैं कि ये जो फाइल हमको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए। इस फाइल को आपको डाउनलोड करने के लिए आप CDN से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। CDN की जो लाइब्रेरी फाइल है, CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जहाँ अगर आप CDN से लोगे तो आपकी फ़ाइल जल्दी से लोड हो जाएगी, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत ही फास्ट तरीके से हमारी लाइब्रेरी को लोड कर देता है। ठीक है, दूसरा इसका जो एक ऑथोराइज वेबसाइट है getbootstrap.com से भी हम यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक जो है W3 स्कूल से भी हम इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको इजी वे बताता हूँ कि सबसे पहले हम चले जाते हैं bootstrap.com पे जाते हैं। ठीक है, तो हम गूगल पे नॉर्मली सर्च करते हैं। गूगल पे मैंने यहाँ पे नॉर्मली सर्च किया कि बूटस्ट्रैप फॉर डाउनलोड, जस्ट 1 सेकेंड ना। जैसे गूगल पे हम टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप फॉर डाउनलोड, तो यहाँ से हमको देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है getbootstrap.com। मैंने आपको बोला था यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर शायद आपको CDN की लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है तो इसमें W3 स्कूल की भी लिंक है, w3school.com से भी आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करना बता देता हूँ। ठीक है, अब डाउनलोड कैसे करेंगे और डाउनलोड करके इसको कहाँ पर रखना चाहिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हमको कौन सी फाइल करना है, मुझे ये 3 फाइलों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर मुझे नीड लगेगी तो मैं डाउनलोड कर लूँगा, अदरवाइज अभी केवल मुझे मेरा फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए नॉर्मली मुझे CSS की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम कौन सी CSS लेंगे, bootstrap.min.css। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ थोड़ा सा इसको पढ़ भी सकते हो कि बूटस्ट्रैप क्या है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादातर बूटस्ट्रैप में इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है, क्लासेस वगैरह यूज़ करना है, लाइब्रेरी वगैरह, तो उसके लिए मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ भाई। ठीक है, फिर भी मैं आपको सेपरेट वीडियो वगैरह बना करके दूँगा, जिसमें बूटस्ट्रैप 3 और 4 के बारे में आपको डिफरेंस बताऊँगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो अभी हमारा जितना काम है कि हमको नॉर्मली बूटस्ट्रैप कॉल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इंक्लूड बूटस्ट्रैप फॉर्म फ्रॉम CDN, तो मैं भी आपको रिफ़र करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप बूटस्ट्रैप की अगर आप डाउनलोड करें तो आप CDN से डाउनलोड करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे लेटेस्ट कंपाइल्ड एंड मिनीफाइड CSS फाइल है। उसमें जो पहली जो लिंक दे रहा है वो, ठीक है, उसमें कौन सी फाइल है मेरी, bootstrap.min.css। दूसरी फाइल कौन सी, jQuery.min.js। तीसरी कौन सी, popper.min.js। चौथी कौन सी, bootstrap.min.js। तो अभी हम तीनों jQuery की जितनी भी लाइब्रेरी फाइलें हैं, इन तीनों को हम इग्नोर करते हैं और हम कौन सी फाइल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये वाली। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास नेट काफ़ी अच्छा है ना, आपके पास नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी, तो इसको आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कॉल कर सकते हो। इसको कॉल करके इसको जैसे ही आप यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करके आपका जो signup.html पेज है यहाँ पर
जस्ट आप टाइटल के नीचे आप उसको यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट किया है तो आपकी जो, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है तो जो सीडीएन का, जो सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के पे जो हमारी फाइल कंपाइल होकर के रखी है bootstrap.min.css, वो डायरेक्टली वहाँ से क्या हो जाती है, कॉल हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास नेट नहीं है, अगर आप चाहते हो कि यार मैंने जैसे जैसे नेट का अरेंजमेंट किया है पर नेट मुझे कभी भी मेरा नेट लूज़ वगैरह हो सकता है, तो उस केसेस में क्या करो, आप इसका रेफरेंस यहाँ से कॉल कर लो। रेफरेंस मतलब जो भी है इसकी लिंक है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप क्या करो, नॉर्मली आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो एक नई विंडो पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उसका पूरा सोर्स कोड आ जाएगा। इसको आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इस कोड को कहाँ पे रखना चाहिए, तो आप यहाँ से इस फाइल को राइट क्लिक करके कॉपी करना है इस फाइल के नाम को, और आपका जो फोल्डर है उस फोल्डर पे मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। हालांकि चूंकि CSS फाइल है उसके लिए मैं यहाँ पे एक पहले फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम लिखा मैंने CSS, और उस फोल्डर के अंदर हमको यहाँ पे CSS को, उस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली। उस फाइल का नाम क्या था, bootstrap.min.css, और उसी फाइल के अंदर हम ये पूरा के पूरा सोर्स कोड जो भी है इसको कॉपी करके हम यहाँ पे करते हैं, पेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये 6 से 7 लाइन में पूरा के पूरा क्या हो चुका है, मेरा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी फाइल है, ऑलमोस्ट कम से कम 7 to 8,000 से भी ऊपर की कोडिंग इसके अंदर करी हुई है। अगर आप सेपरेट करके देखोगे इसको तो अनमिनिफाई करके आप भी इसको देख सकते हो, बट जितनी भी हाई लेवल वेबसाइट्स वगैरह होती है उसमें सब में मिनीफाई वर्जन ही यूज़ होता है। इसलिए मैं भी आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप बूटस्ट्रैप की min.css ही आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट या अपने फॉर्म के अंदर आप उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। दोस्तों ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब हमको नेट वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है। आप चाहो तो आपका नेट वगैरह बिल्कुल बंद कर सकते हो। अब ये जो लिंक मैंने कॉल करी थी ये तो ऑनलाइन लिंक थी। अब चूंकि मैंने जो CSS डाउनलोड करके CSS फोल्डर के अंदर रख रखी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको पहले प्रॉपर ये जो हमारी फाइल है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों अब देखो ये मेरे signup.html पेज है और जो मेरे CSS रखी है वो CSS फोल्डर में। तो पहले मैंने किसको यूज़ किया यहाँ पे, पहले मैंने क्या नाम दिया, फोल्डर का नाम क्या है मेरा CSS, उसके अंदर कौन सी फाइल रखी है, bootstrap.min.css। इससे हमारा पूरा का पूरा CSS का काम हो जाएगा, पूरी की पूरी फॉर्म डिज़ाइनिंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। उसके लिए एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रॉपर वर्क करने के लिए चेक करने के लिए इसको मैं अभी यहाँ पे है ना कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक ड्यू बनाया। ड्यू के अंदर लिखा है हेलो यूज़र दिस इज साइन अप फॉर्म, दिस इज साइन अप पेज। अब पहले इसको हम रन करके देख लेते। इसको रन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास लाइव सर्वर भी है, चूँकि पर मैं इसको PHP से करेक्ट करने वाला हूँ इस पेज को, इसलिए मैं इसको यहाँ से रन नहीं करूँगा। इसको रन करने के लिए हम ओपन करेंगे हमारे जेम का कंट्रोल पैनल। जेम के कंट्रोल पैनल को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जेम का कंट्रोल पैनल बस थोड़ी देर में यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो उसके पहले मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हमको उसको रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है। दोस्तों एक बार देख लेते हैं इसको। ओके अपाचे को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते और एक और क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पे MySQL को। दोनों को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे एक नए टैब ओपन करते हैं। नए टैब में हम लिखते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट डैश फोल्डर का नाम क्या है हमारा PHP इंटर MySQL ट्यूटोरियल। उसके अंदर हमको एक फाइल मिलेगी, उस फाइल का नाम रहेगा हमारा signup.html। दोस्तों ये साइनअप पेज तो है पर इसके अंदर मैं साइनअप की सारी फील्ड नहीं लूँगा। मैं नॉर्मली इसके अंदर एक नेम है, एक ईमेल आईडी है, एक पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर है और एक एज, मैं 5 फील्ड यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ये पांचों के पांचों फील्ड पे जब यूज़र डेटा फिल करेगा तो उसका डेटा हमको डाटाबेस में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आज हम इतना सीखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो signup.html जो है इसको जैसे मैंने रन किया तो आप देख रहे हो कि हेलो यूज़र दिस इज साइनअप गाइस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो दोस्तों अभी ये विदाउट बूटस्ट्रैप ये टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की
मैं लाइब्रेरी यहाँ पे जैसे ही मैं कॉल करता हूँ तो इस टेक्स्ट का कुछ कुछ माइनर से चेंजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एक बार देख लेते हैं करके। इसको मैं अगेन अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट जैसे मैंने इसको किया है, अब देखो यहाँ पे कौन सी फाइल कॉल होगी, bootstrap.min.css, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ, यहाँ पे कुछ इस फाइल के अंदर कुछ नहीं तो कुछ पहले से कोई कोडिंग करी है, कोई CSS लिखी है, जो क्या काम करती है, हमारे जो टेक्स्ट को की फ़ॉन्ट फैमिली और थोड़ा सा लुक वगैरह क्या कर देगी, चेंज कर देगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने इसको राइट क्लिक करा तो देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली थोड़ी सी चेंजेस होगी, टेक्स्ट कलर थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका होता है बूटस्ट्रैप का। ये बूटस्ट्रैप क्या करता है कि बहुत ही कम टाइम में, इतना फास्टली है कि बहुत ही कम टाइम में आपकी पूरी फंक्शनैलिटी, आपकी पूरी डिज़ाइन क्या करता है, चेंज कर देता है। और इसमें आपको कोई भी कोडिंग वगैरह लिखने की, अननेसेसरी आपको CSS वगैरह लिखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम आगे समझते हैं। अब हमको जल्दी से हमको हमारा फॉर्म वगैरह बनाना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरा बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा। मुझे जनरली बस यहाँ पे एक साइनअप पेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे क्या यूज़ में आते हैं उसको हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल टेबल वगैरह पे काम नहीं करने वाला हूँ, मैं पूरा का पूरा काम किस पे करने वाला हूँ, यहाँ पे ड्यू पे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाया, फॉर्म की जो मेथड है, फॉर्म का एक्शन, अभी हम एक्शन पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड देता हूँ। फॉर्म की मेथड कौन सी, हमारे यहाँ पे पोस्ट मेथड। अब फॉर्म की क्या मेथड होना चाहिए पोस्ट वगैरह, उसके लिए भी मैंने वीडियो वगैरह बना रखे हैं, तो आप मेरे लास्ट के जो वीडियोज़ है उसको आप एक बार विजिट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म हम क्यों यूज़ करते हैं, एक्शन क्यों यूज़ करते हैं, मेथड की हम पोस्ट और गेट क्यों हम देते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से उसके अंदर कवर कर रखी है। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ड्यू बना लेता हूँ। ड्यू के अंदर मैंने यहाँ पे एक लेबल दे दिया, लेबल 4, अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे इंटर नेम। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे, इंटर नेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके दोस्तों, हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो चाहते हैं कि यार ये जो हमारा कंटेंट हो, जो टेम्पलेट हो, वो कंटेनर के अंदर पूरा कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लास लगा दी। कौन सी क्लास लगा दी मैंने, कंटेनर नाम की क्लास। कंटेनर क्या करता है, कंटेनर ऐसा काम करेगा, जैसे ही अभी मैं इसको आपको कंटेनर पे कन्वर्ट करके बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो भी फॉर्म रहेगा वो पूरा किसके अंदर वर्क करेगा, हमारा कंटेनर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कोड फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जल्दी से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग में क्या होगा, हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंटर नेम वगैरह यहाँ पे लिखा है, मैं इसको रन करूँगा तो कंटेनर का काम होता है कि ये लेफ़्ट और राइट से थोड़ी सी मार्जिन सेट कर देता है, और हमारे डेटा को बिल्कुल कहाँ पे सेट कर देता है, बिल्कुल सेंटर में सेट कर देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी से पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। इंटर नेम मैंने वहाँ पे बनाया है। इंटर नेम के बाद हमको यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनानी है, तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट। इनपुट फील्ड का आपको यहाँ पे नाम देना बहुत ज़रूरी है, तो इनपुट फील्ड का जो नाम रहेगा उसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे txt नेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। कॉपी किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस एडिटर का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना, तो पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे करेगा, फॉर्मेटिंग कर देगा वो। ठीक है, इंटर नेम है, इंटर ईमेल आईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर 3-4 फील्ड ही लेने वाला हूँ। ठीक है, इंटर ईमेल आईडी के लिए हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा txt ऑफ ईआईडी। ठीक, और ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे टाइप जो रहेगा, उसका टाइप क्या यूज़ करने वाले, हम यहाँ पे ईमेल यूज़ करने वाले हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पासवर्ड, तो इसके लिए टाइप जो रहेगा उसका टाइप क्या सेट करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे पासवर्ड सेट करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नाम क्या रहेगा, txt पासवर्ड रहेगा। ठीक, अगेन ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं अगेन यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ देना पड़ेगी, इंटर योर एज। इंटर योर एज। ठीक है, तो इंटर योर एज में इनपुट टाइप बराबर, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ही ले लिया है, मैं चाहता हूँ तो नंबर भी ले सकता हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा टेक्स्ट से भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं txt एज। ओके दोस्तों, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और एक उसका क्या रहेगा, एज रहेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ मैं एक बार और। ठीक है, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया तो ये पूरा फॉर्मेटिंग सेट हो चुका है। ठीक,
अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं जल्दी से। तो बटन बनाने के लिए भी हमको यहाँ पे डिव की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने यहाँ पे किसका यूज़ करा है, सॉरी मैंने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, डिव का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें लेबल वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमको नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, बस txt इनपुट टाइप बराबर क्या करना है, सबमिट करना है। और बटन का नाम हमको देना है btn सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं, एड यहाँ पे कर दिया मैंने, यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी मैंने, उसकी साइन अप दे दी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ये हमने एक फॉर्म बना लिया है। अब देखते हैं कि विदाउट बूटस्ट्रैप और विद बूटस्ट्रैप क्लासेस। बूटस्ट्रैप तो हालांकि मैंने इसमें कॉल कर दी है, बट अभी जो फॉर्म आपको दिखेगा वो फॉर्म इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना हमको चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार इसको। रिलोड क्यों नहीं हो रहा है वो, एक बार इसको सेव करके अगेन मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, जस्ट 1 सेकंड। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारा नॉर्मली फॉर्म बना दिया हमने, ठीक, इसको मैं 100% पे सेट कर देता हूँ। ये आपको फॉर्म दिख रहा है, इंटर नेम, इंटर ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड, इंटर योर एज और साइन अप बटन। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा डिज़ाइन वाला फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, डिज़ाइनिंग फॉर्मेट इसका बिल्कुल भी गंदा है। तो हम इसको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप क्लासेस वगैरह लगा के जल्दी से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमने जो ड्यू बनाया है, यहाँ पे हमको एक क्लास बनाना पड़ती है। उस क्लास का नाम दे दिया हमने, इस बिल्कुल प्रीडिफाइंड क्लासेस है, फॉर्म ग्रुप ये क्लास होती है। और उसके लिए हमको यहाँ पे सेट करना पड़ता है कि इंटर टाइप बराबर टेक्स्ट है, इंटर नेम बराबर टेक्स्ट नेम। और यहाँ पे भी हमको क्लास देना पड़ेगी। क्लास का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल। जैसे हमने इतना लिख के हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा डिज़ाइनिंग फॉर्मेट में, जैसा कि आप देख रहे हो, टेक्स्ट फिल काफ़ी लंबी यहाँ पे आ चुकी, काफ़ी इसके साइज़ वगैरह कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, इंटर नेम है। पहले हम जल्दी से इसको एक बार सेट कर लेते हैं पूरा। इसको मैंने कॉपी किया, मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करता हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है, 1 2 3 तीनों जगह पर, जस्ट 1 सेकेंड। कहाँ पे मुझे इसको सेट करना है, 1 2 3 तीनों जगह पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। और सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, लास्ट रह गया था हमारा। ठीक है, अच्छा बटन पे हमको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे देते हैं। ठीक है, फॉर्म ग्रुप। ओके, ये हमारा एक फॉर्म वगैरह हमारा सेट हो चुका है। अच्छा, मैंने एक क्लास और कॉल नहीं करी यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल नाम की। तो इनपुट के अंदर आप ये बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको इनपुट की अगर टेक्स्ट फिल को अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे इनपुट के अंदर आपको क्लास देना पड़ेगी, जो क्लास का नाम क्या है, फॉर्म कंट्रोल। दोस्तों मैं बिल्कुल क्लास का नाम दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसकी सीएसएस वगैरह डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सीएसएस ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर पहले से उसकी कोडिंग करी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे उसका पूरा फॉर्म एक फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे पास दिख गया। ठीक, अब जो साइनअप बटन है, इस पर भी हम थोड़ी सी क्लास वगैरह लगा लेते हैं। इसकी जो क्लास होती है वो होती है हमारी BTN। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इन्फो दे दिया, तो इन्फो का जो भी बाय डिफ़ॉल्ट कलर होगा उस क्लास का, यहाँ पे उसका कलर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक। अब दोस्तों ऊपर एक थोड़ा सा जल्दी से हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग पे दे देते हैं हम यहाँ पे। हेडिंग हमने दे दिया है बिल्कुल यहाँ पे कि कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल एक H1 टैग बना दिया, H3 टैग बना दिया। ओके, H3 टैग बना दिया, H3 टैग बना दिया हमने यहाँ पे। H3 टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, साइन अप फॉर्म। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और हाईलाइटेड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, साइन अप फॉर्म है, इंटर नेम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, और क्या है हमारा ये। ठीक है, साइन अप फॉर्म का मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक क्लास आती है हमारी TEXT, और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, बिल्कुल इन्फो। तो यहाँ पे उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये जो हमारा फॉर्म है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, क्योंकि मैंने कंटेनर के अंदर दे रखा है। और अगर आपने आपके जो फॉर्म की विड्थ वगैरह सेट नहीं करी है, अगर आपने आपके फॉर्म की विड्थ वगैरह सेट नहीं करी है, तो जितनी हमारी कंटेनर की विड्थ होती है वो उतनी विड्थ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो कंटेनर कितना है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कंटेनर है। ठीक है, तो हमारी जितना भी फॉर्म है उसकी भी विड्थ कितनी हो गई हमारी, उसने पूरे कंटेनर की विड्थ को यहाँ पे कवर कर लिया। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा करें। छोटा करने के लिए
जो कंटेनर बना है, कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, उस क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे क्लास ड्यू डॉट क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे रो, ठीक है। तो ड्यू डॉट क्लास रो दे दिया। इस रो को ड्यू को मैं यहाँ पे जस्ट कंट्रोल एक्स करके सेव करके जहाँ पे मेरा फॉर्म वगैरह क्लोज हो रहा है उसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पे मेरे ड्यू को क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ड्यू को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जो रो वाला ड्यू है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। इसको मैं सेट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हो गया हमारा काम। ओके फाइन, रो बना दी हमने। रो के अंदर अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेंगे। और रो बना दी है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, फॉर्म के जस्ट बाद में मैंने यहाँ पे ड्यू वगैरह क्लोज किया है, रो बना रखी, तो रो में इशू क्या आ रहा है यहाँ पे, पर देख लेते इसको। ड्यू क्लास बराबर रो, कंटेनर के अंदर मैंने रो बना रखी है, रो के अंदर मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। ड्यू क्लास बना दी मैंने यहाँ पे कोलेसम कितना कर दिया मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। ओके, कोलेसम 6 कर दिया। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस H3 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस H3 को मैं रो के बाहर लगा देता हूँ, ठीक है। कोलेसम 6 दोस्तों, अभी इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, नहीं तो हमको ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम भी आएगी। इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। साइन अप वगैरह कहीं चला गया है, ओके। अब इस फॉर्म को हमने ऐसा ही कर दिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं एक ड्यू बना देता हूँ, ठीक है। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक ड्यू बना दिया, और उस ड्यू की मैं यहाँ पे ड्यू के अंदर मैं एक इंटरनली CSS कॉल कर देता हूँ। क्लास लगा दी मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लगा दी उसकी स्टाइल शीट लगा दी। इसमें यहाँ में मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी है, विड्थ कितनी कर दी मैंने उसकी यहाँ पे 50% कर दिया, 500 पिक्सल कर देते। कितना कर दिया हमने यहाँ पे 500 पिक्सल। इसको मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करके, जहाँ पे मेरा फॉर्म वगैरह क्लोज हो रहा है वहाँ पे मैं उसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ओके फाइन, रिफ्रेश किया, छोटा हो गया फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म को हमको सेंटर में लेके आना है, तो फॉर्म को सेंटर में लेके आने के लिए जो मैंने ड्यू बनाया है इस पर मैं एक क्लास लगा देता हूँ जो कि प्री डिफाइन होती है MX ऑटो। एक बार चला के देख लेते हैं इसको, MX ऑटो, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे इसका फॉर्म वगैरह दिख चुका है, ठीक है। MX ऑटो कर दिया, और उसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया कि BG प्राइमरी दे देते हैं एक बार ज़रा, BG प्राइमरी से हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको ऐसा ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा एक साइन अप फॉर्म बन चुका है। अब हमको इस पेज पे जब भी यूज़र फॉर्म फिल करता है तो इसके डेटा को हमको डाटाबेस में लेकर के जाना है, ठीक है। तो इसके डेटा को हमको डाटाबेस में लेके जाने के लिए सबसे पहले तो हम जैसे यूज़र फॉर्म फिल करता है तो उसके एक्शन पे हम एक फ़ाइल का नाम दे देते हैं। फ़ाइल का नाम दे दिया हमने यहाँ पे, अभी हमारा फ़ाइल का नाम क्या था, signup.html। अभी हमने यहाँ पे दे दिया कि insert user.php, फाइल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, insert user.php। जल्दी से इस फाइल को हम बना लेते हैं। इस फाइल को हमने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई, इसको आप बिल्कुल भी CSS के अंदर मत बनाना, इसको आपको बाहर बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनी है, उस फाइल का नाम क्या दे दिया हमने, insert user.php। अब हम चाहते हैं कि जैसे signup.html पे यूज़र डेटा फिल करे तो उसका डेटा कहाँ पे आना चाहिए, insert user.php पे, ठीक है। किसके क्लिक पे आना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे किसके क्लिक पे लेके आना है हमको, बटन के क्लिक पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि बटन का नाम क्या है, बटन का नाम क्या है, BTN सबमिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखी है कि ये नाम से हम क्यों एक्सेस करते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप इस वीडियो को पहले मत देखो, पहले आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, उसके अंदर आप 1 बाय 1 स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियो देखो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को विजिट करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो किसके क्लिक पे कॉल करना है, बटन के क्लिक पे। बटन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे सर्वर वेरिएबल कौन सा लगा दिया, सर्वर वेरिएबल लगा दिया हमने यहाँ पे, सर्वर वेरिएबल $post, और बटन का नाम क्या दे दिया मैंने, BTN सबमिट। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगा लेते हैं हम, यदि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है, यदि यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है तो हमको किसको किसको एक्सेस करना है, यहाँ पे
नेम को, तो सबके नाम से हम यहाँ पे उसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन मैंने बनाया $_post, $_post। यहाँ पे इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता हूँ। ये हमारा नेम नाम का यूज़र हो गया। 4 फील्ड बना लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाला यूज़र जो कौन सा हमारा ईमेल आईडी के लिए फील्ड का नाम क्या है, txt और यहाँ पर हमने क्या दिया txt। अगेन क्या हमारा txt पासवर्ड, अगेन हमने क्या यहाँ पे क्या यूज़ करा txt पासवर्ड, और लास्ट में क्या था हमारा txt जिसे हमने कॉपी करके अपने यहाँ पे उसको पेस्ट किया है txt। तो यहाँ पे नेम था, यहाँ पे ईमेल आईडी था, यहाँ पे क्या था हमारा पासवर्ड था, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने h। दोस्तों इतना आशा करता हूँ कि आपको इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको, ताकि क्लोड थोड़ा सा आपको अच्छा दिखे। ठीक है दोस्तों, जैसे यूज़र ने HTML फॉर्म पे जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करता है, तो ये जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एज, ये चारों के चारों जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपने अपने वेरिएबल्स में आकर के क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है इन वेरिएबल्स के अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे इस वेरिएबल से वैल्यू लेकर के डाटाबेस की टेबल में मुझे डाटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास डाटाबेस होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं हमारे PHPMyAdmin को, जहाँ पे हम जाकर के एक डेटाबेस बना लेते हैं, और डेटाबेस के साथ साथ में हमें इसके अंदर एक टेबल भी बना लेंगे। तो ये हमारा डाटाबेस है। डाटाबेस में कैसे जाते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लोकल होस्ट तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, PHPMyAdmin। तो जिससे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आप आपके जो डेटाबेस है MySQL, जो आपका प्रीडिफाइंड डेटाबेस है, जो PHP के अंदर XAMPP के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो चुका है। तो ये हमारा डाटाबेस हम यहाँ से जल्दी से बना लेते हैं। अगर मैंने इसके लिए भी दोस्तों एक वीडियो वगैरह बना रखा है PHPMyAdmin के बारे में क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बना दिया, पर शायद मैंने उसको अपलोड नहीं किया होगा। तो मैं उसको पहले इस वीडियो से पहले उसको अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि PHPMyAdmin क्या है, इसको कहाँ से हमको ओपन करना चाहिए, डाटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझा रखी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बना लिया हमने। यहाँ पे डेटाबेस अब मैं एक ही बनाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। तो डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, नॉर्मली मैंने यहाँ पे दे दिया शानू सर DB, शानू सर ट्यूटोरियल्स। मैंने डेटाबेस का नाम क्या दे दिया यहाँ पे, शानू सर ट्यूटोरियल्स। जो आप देख रहे हो, आपका डेटाबेस का नाम है शानू सर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली नाम देता हूँ, इसको रहने दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया है प्रोजेक्ट, इसको मैं CRUD DB बना देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। CRUD मतलब आज हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमको फेच करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमको डिलीट करना पड़ेगा, फिर हमको एडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे CRUD DB करके मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बना लिया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना है कि डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे CRUD DB है, और इसके अंदर हम जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का नाम जो है, हमारा टेबल का नाम क्या था, साइनअप। तो मैं यहाँ पे टेबल का नाम क्या बना दिया, साइनअप। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेना हमको यहाँ पे हमारे पास जो देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या क्या डेटा इंसर्ट होने वाला है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एज। बटन के लिए हम कभी नहीं लेते, तो एक नेम के लिए रहेगा कॉलम, एक ईमेल आईडी के रहेगा, एक पासवर्ड के लिए रहेगा, एक एज के लिए रहेगा। कितने कॉलम है हमारे यहाँ पे, 4। पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉलम कितने बना लिए, 5 की जगह पर दोस्तों आप यहाँ पे 6 कॉलम बनाना। ठीक है, उसका कारण क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले आप 6 कॉलम बना के उसको जल्दी से आप फिल कर दो। पहला जो कॉलम रहेगा वो हमेशा हमारा आईडी के लिए रहता है। पहला जो कॉलम है वो हमारे किसके लिए रहेगा, आईडी के लिए। दूसरा कॉलम रहेगा हमारा नेम के लिए। तीसरा कॉलम, अच्छा ये एक चीज़ आप बिल्कुल है ना सिक्वेंशली चलना, कि पहला यूज़र इंटर नेम के लिए रहेगा, तो उसका नाम कहाँ पे आएगा, नेम वाले कॉलम में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए आपको यहाँ पे टाइप कर सकते हो सिंपली ईमेल आईडी। उसके बाद क्या आपका यहाँ पे ईमेल आईडी के पास पासवर्ड और एक क्या रहेगा, एज रहेगा। एक क्या रहेगा हमारा पासवर्ड और एक क्या रहेगा हमारे यहाँ पे एज रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अब जो लास्ट कॉलम है उसमें हम कॉलम का नाम क्या देंगे, ठीक है, कॉलम का नाम ये देना है कि जब भी यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जब भी यूज़र साइनअप कर रहा है, तो कौन सी डेट में कर रहा है। जब भी यूज़र साइनअप कर रहा है तो कौन सी डेट में कर रहा है, वो डेट हमने यहाँ तो नहीं दी है। ठीक है, और हम डेट यहाँ पे कभी देते ही नहीं, जैसे कि आप साइनअप
आप जीमेल पे या फेसबुक पे जब आप साइन अप करते हो तो वहाँ पे डेट का ऑप्शन नहीं रहता है, डेट ऑफ बर्थ का रहता है। किसका रहता है? डेट ऑफ बर्थ का। डेट का ऑप्शन कभी नहीं रहता है। तो वो चाहते हैं कि डेटाबेस खुद मैनेज करे कि ये यूज़र ने कब, कौन सी डेट में, किस टाइम पे साइन अप किया है। तो वो काम हम हमारे डेटाबेस को ही बोलते हैं कि भैया आप ही हमको ये फंक्शनलिटी फॉलो करके दो। तो उसके लिए मुझे कॉलम तो बनाना पड़ेगा। कॉलम का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, पर मैंने यहाँ पे क्रिएटेड अंडरस्कोर, यहाँ पे क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब इनके जल्दी से टाइप डिसाइड कर देते हैं कि इंटीजर रहेगा, नेम क्या रहेगा हमारा, वेरिएबल कैरेक्टर वेरिकर रहेगा, ईमेल आईडी क्या रहेगा हमारा, वेरिकर रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा हमारा यहाँ पे वेरिकर रहेगा, पासवर्ड भी क्या रहेगा हमारा वेरिकर रहेगा, एज क्या रहेगी हमारी यहाँ पे वेरिकर रहेगी, और क्रिएटेड डेट बिल्कुल भी नहीं, आप डेट इंटीजर में नहीं लोगे, डेट में नहीं लोगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लेना चाहिए, आपको यहाँ पे लेना चाहिए टाइम स्टैम्प। डेटा टाइप होता है, स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, यहाँ पे क्या होगा टाइम स्टैम्प। बट दोस्तों इसके भी कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिया है तो डिफ़ॉल्ट में आप यहाँ पे सेट करोगे, क्या सेट करोगे, करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, जो भी करंट टाइम स्टैम्प रहेगा वो मुझे यहाँ पे आप इंसर्ट करके दे दो। ठीक, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आईडी की कभी हम लेंथ नहीं देते हैं, मैंने आपको मना किया था। हम नेम वगैरह की लेंथ देते हैं 50, ईमेल आईडी 50 कर दिया, पासवर्ड कितना कर दिया मैंने 50, एज कितना कर दिया, एज चूँकि मुझे यहाँ पे इंटीजर में लेना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इंटीजर, और इंटीजर की हम यहाँ पे कभी भी लेंथ वगैरह सेट नहीं करते हैं। दोस्तों ये हमारी टेबल ऑलमोस्ट बन चुकी है, बट इसमें जो आईडी रहेगा उसको मुझे कुछ यहाँ पे कुछ सेट करना पड़ता है। तो आईडी के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमको सेट क्या करना पड़ता है, कि ऑटो इंक्रीमेंट सेट करना पड़ेगा। अब ऑटो इंक्रीमेंट जब हम किसी फील्ड को सेट करते हैं तो उसका कोई इंडेक्स है जो क्या होना चाहिए हमारा, प्राइमरी होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए। तो उसको मैंने प्राइमरी की से क्या कर दिया, उसको पूरा सेट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आईडी है वो क्या हो चुका है, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब ये जो आईडी है हमारा, ये अब कभी भी रिपीट नहीं होगा, इसको हमको कभी भी रिपीट नहीं करना है और रिपीट होगा भी नहीं। और प्राइमरी एक यूज़र की एक ही रहेगी, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है जो ऑटोमेटिकली क्या होते चली जाएगी, इंक्रीमेंट होते चली जाएगी। दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या बनाते हैं। इस टेबल को हम नॉर्मली यहाँ से सेव कर देते हैं। तो ये हमारी टेबल ऑलमोस्ट बन चुकी है और टेबल हमारी सेव हो चुकी हैं। आप ब्राउज में जाकर के स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि आईडी केस यहाँ पे की बनी, की मतलब होता है ये प्राइमरी की है, इंटीजर है, बाय डिफॉल्ट लेंथ कितनी 11 है, और ये क्या हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम है हमारा वेरकर, ईमेल आईडी वेरकर, पासवर्ड वेरकर, और एज क्या रहेगा हमारा इंटीजर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब फाइनली काम हमारा रह गया है कि जब यूज़र डेटा फिल करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट पीएचपी पे तो आ गई है, इसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई, पीएचपी पे। बट पीएचपी को हमको डाटाबेस से कनेक्ट करके इस पर्टिकुलर टेबल में हमको डाटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्री बता देता हूँ, ट्री स्ट्रक्चर। आपको टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। टेबल किसके अंदर है, डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का नाम क्या है, CRUDDB। ठीक है, डेटाबेस किसके अंदर है, सर्वर के अंदर। सर्वर का नाम क्या है, 127.0.0.1। इसकी जगह पर हम लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे सर्वर और डाटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फर्दर किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, टेबल पे। तो सबसे पहले डाटाबेस और सर्वर कनेक्ट करने के लिए PHP के अंदर एक फंक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कनेक्ट द सर्वर एंड डाटाबेस। टू कनेक्ट द सर्वर एंड डाटाबेस, सर्वर और डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन होता है MySQL i_connect। MySQL i_connect, यहाँ पर कितने पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर होते हैं। 4 पैरामीटर में पहला पैरामीटर होगा आपका सर्वर का नाम, दूसरा पैरामीटर होगा आपका यूज़र नेम, तीसरा पैरामीटर होगा आपका पासवर्ड, चौथा पैरामीटर होगा आपका डेटाबेस का नाम। तो यहाँ चारों डेटा को हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और इसको मैं है ना, इसको मैं कमेंट करके इसको मैं जस्ट नीचे यहाँ पे एक फिल कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे डेटा फिल करना है। ठीक है, ऊपर तो मैंने आपको सिंटैक्स वगैरह बता दिया कि यार ये चारों चीज़ें हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगी। अब चारों चीज़ों में सर्वर का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है हमारा लोकल होस्ट। ठीक है, इसकी जगह पर आप IP भी लिख सकते हो, कौन सा IP, 127.0.0.1, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। उसके बाद यूज़र नेम, कोई भी डेटाबेस अपना यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करके रखता है। ठीक है, मैनेज करके रखता है। ठीक,
तो उसने हमको प्रोवाइड करके रखा है कि इसका जो इस पर्टिकुलर जो PHP में एडमिन जो हमारा MySQL डेटाबेस है, इसका जो यूज़र नेम है वो क्या है, रूट है, और ये पासवर्ड क्या रहता है, इसका एम्प्टी रहता है। पासवर्ड ये कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम कब चेंज करेंगे, डाटाबेस का नाम हम कब चेंज करेंगे, जब मैं मेरे सर्वर पे, होस्टिंग सर्वर पे जब मैं मेरे प्रोजेक्ट को अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे डाटाबेस बनाना पड़ता है। वहाँ पर मुझे हर डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो जो मेरा डेटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड, अगर अभी मैं लोकल पे काम कर रहा हूँ तो यूज़र नेम क्या रहेगा, रूट, और पासवर्ड क्या रहेगा, ब्लैंक। और डाटाबेस का नाम आपने क्या बना रखा है यहाँ पे, CRUD-DB। तो इतना काम जैसे हमने करा है, तो ये जो है हमारा डेटाबेस, ये जो कोडिंग है, ये जो लाइन है हमारा MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट जो फंक्शन है, इस फंक्शन की हेल्प से हमारा जो PHP का पेज है वो किससे कनेक्ट हो गया, हमारा डाटाबेस से और हमारे सर्वर से। अब हमको क्या करना है कि इस साइनअप टेबल में हमको डाटा को इंसर्ट करना है। साइनअप टेबल में, और एक चीज़ दोस्तों, जब भी MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट क्या करता है, ये कुछ नहीं तो कुछ हमको रिटर्न करके देता है। तो इसने हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया। तो कौन करके बना लिया मैंने यहाँ पे, क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, कौन बना दिया। कौन की जगह पर मैं पूरा कनेक्शन ही बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, ये फंक्शन MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन जो है वो हमको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल किस नाम से बना दिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जहाँ जहाँ पर मुझे डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र ने बटन पे क्लिक करा है तो ये जो नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एज की इन वेरिएबल्स के पास में जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर उस साइनअप टेबल में इंसर्ट हो जाए। कहाँ पे इंसर्ट हो जाए, वैल्यू साइनअप टेबल में। तो हमको यहाँ पे क्वेरी चलाना पड़ेगी। और डेटाबेस के अंदर आपको, आप कोई भी, अगर आपको PHP के अंदर कोई भी क्वेरी वगैरह फाइल करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है MySQL i_query। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर पहला ऑब्जेक्ट रहता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, कनेक्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा। और दूसरा रहेगा हमारा क्वेरी। क्वेरी क्या चलेगी, आपको जनरली आपको करना क्या है, डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है। डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करने के लिए क्वेरी होती है यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, कौन सी टेबल में आपको डाटा इंसर्ट करना है, साइनअप पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, साइनअप। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल के कॉलम के नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेंगे। टेबल के कॉलम के नाम में आप आईडी मत देना, आप वो कॉलम के नाम देना जो यूज़र यहाँ से डेटा को फिल कर रहा है। जो यूज़र यहाँ से फिल कर रहा है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एज। आप कभी भी आईडी और डेट का कॉलम आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे। तो आईडी को आप इग्नोर कर दो। कहाँ से स्टार्ट करोगे, नेम से। जो कॉलम के नाम आपने यहाँ दिए हैं वो कि वही कॉलम के नाम आपको यहाँ पे मैनेज कर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या रहेगा, ईमेल आईडी। उसके बाद क्या रहेगा, पासवर्ड। यहाँ पे क्या रहेगा, पासवर्ड। और लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे, एज। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, पूरा एज, ठीक है। तो ये तो उस टेबल में, उस टेबल के मैंने कॉलम के नाम दिए हैं। अब जो मेरी वैल्यू है, उन वेरिएबल के अंदर जो मेरी वैल्यू है, हम चाहते हैं कि ये जो डॉलर नेम के पास जो वैल्यू है वो नेम वाले कॉलम में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यूज़। क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में डेटा हम सिंगल कोड में पास करेंगे, ठीक है। तो पहला जो नेम है, नेम की जगह पर वैल्यूज़ कौन सी चली जाएगी, हमारी डॉलर नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डॉलर नेम, ठीक है। अगेन सिंगल कोड में। उसके बाद क्या चले जाएगा, ईमेल आईडी की जगह पर वेरिएबल का नाम क्या है, $EID। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, $EID, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तीसरा क्या रहेगा हमारा, डॉलर पासवर्ड, क्योंकि कॉलम का नाम क्या है, पासवर्ड। उसकी जगह पर हमारी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्या चली जाएगी, डॉलर पासवर्ड। और लास्ट में क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, लास्ट में क्या हमारे यहाँ पे एज है। एज की जगह पर हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, $H, ठीक है। ये डॉलर, ये जो मैंने बना रखा है ना वेरिएबल का नाम, ये आप बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉपर वे पे बनाना। जैसे कि नेम के लिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे नेम बना दिया। आप ABCD नाम से मत बनाना, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों ये मेरा काम पूरा फुलफिल हो चुका है। अब इसको मैं इको कर देता हूँ। इको करने का मतलब ये होता है कि अगर मेरा डाटाबेस में डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो ये जो क्वेरी है ये हमको हमेशा 1 रिटर्न करके देती है। कितना रिटर्न करके देती है, 1। 1 मतलब एक टेस्टिंग के लिए होता है। अगर ब्राउज़र पे 1 लिखा हुआ आ गया मतलब आप 100% श्योर हैं कि आपका डाटा डाटाबेस की टेबल में सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं जल्दी से। हमने क्या करा है कि सबसे पहले जैसे यूज़र फॉर्म फिल करेगा HTML फॉर्म, तो बटन के क्लिक पे
यूज़र हमारा कहाँ जाएगा, एक्शन पे। एक्शन का नाम क्या है, इंसर्ट यूज़र डॉट पी एच पी। इंसर्ट यूज़र डॉट पी एच पी पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले बटन के क्लिक पे मैंने चारों के जो फील्ड है, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एज को, उनको उनकी वैल्यू को मैंने एक अलग अलग वेरिएबल में कर दिया, स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद हम पीएचपी में एडमिन पे आए। यहाँ पे हमने डाटाबेस बनाया करेक्ट डीबी, उसके अंदर हमने टेबल बना रखी है साइन अप टेबल, ठीक है। उसमें क्या क्या है, आईडी है, नेम है, ईमेल आईडी, पासवर्ड है, एज और क्रिएटेड डेट है। अब आईडी और क्रिएटेड डेट क्या है, आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है कि कोई भी यूज़र अगर ऐड होगा तो उसको ऑटोमेटिकली आईडी इंक्रीमेंट होते चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि क्रिएटेड डेट मतलब जो भी यूज़र अगर इंसर्ट होता है तो कौन सी डेट में कौन से टाइम में इंसर्ट हुआ है, वो टाइम आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपको यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा आपकी कॉलम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने ये फंक्शन क्यों लगाई। ये फंक्शन क्या करता है कि हमारे पीएचपी सर्वर को माइस्क्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर देता है। माइस्क्यूएल सर्वर का होस्ट क्या है, 127.0.0.1। उसके जगह पर हमने क्या लिखा है, लोकल होस्ट। यूज़र का नाम क्या रहता है, रूट, और पासवर्ड क्या रहता है उसका, ब्लैंक, और लास्ट में क्या रहता है, करंट डीबी। जो डेटाबेस से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, करंट डीबी, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया हमने, करंट डीबी। ये पूरी जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया, डॉलर कनेक्शन पे। डॉलर कनेक्शन पे जैसे ही वो गया है तो यहाँ पे हमने एक इंसर्ट क्वेरी पास कर दी कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या लिखा हमने, साइन अप। यहाँ पे हमने टेबल के कॉलम के नाम मेंशन किए हैं और वैल्यूज़ के अंदर हमने क्या मेंशन किया है, उसके वैल्यूज़ की वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एज। ये हम वेरिएबल हमने कहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया। दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देते हो तो यहाँ पे टेबल के नाम आएंगे और यहाँ टेबल के नाम वही देना जो यूज़र HTML फॉर्म से फिल कर रहा है। वो वहाँ उस फॉर्म से नहीं तो वो आईडी फिल कर रहा है, नहीं वो डेट फिल कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी और डेट नहीं लिया। वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे जब यूज़र इंसर्ट होगा तब। और वैल्यूज़ में हमारी वैल्यू आती है तो मैं वैल्यू में मैं स्टैटिक वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र वैल्यू फिल करेगा उन यूज़र की वैल्यू डायनेमिकली वैल्यू मेरे कॉलम्स में आएगी, मेरे वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। और ये कि वेरिएबल्स मैंने कहाँ पे सेट कर दिए, वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। अब इको क्यों लगा, इको इसलिए लगा क्योंकि अगर डाटाबेस में सक्सेसफुली डेटा चला गया तो हमको बार बार डेटाबेस में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमको ब्राउज़र पे वन प्रिंट हो जाएगा। वन प्रिंट हो गया मतलब हम 100% श्योर हैं कि डाटाबेस में हमारा डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों एक बार इसको जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको रन करके देख लेते हैं। जिससे मैंने यहाँ पे इसको फॉर्म फिल किया। मैंने यहाँ पे एक यूज़र डाला शानू, ईमेल आईडी डाला shanu@gmail.com, पासवर्ड डाला मैंने S12345, ठीक है, एक सॉरी है ना S12345, और एज का डाल दी मैंने यहाँ पे, एज डाल दी मैंने यहाँ पे 25 एज कर दी, ठीक है। जिससे मैं साइन अप करता हूँ, साइन अप करा तो देखो दोस्तों आपको ब्राउज़र पे यहाँ पे वन प्रिंट हो गया है। और कौन से पेज पे वन प्रिंट हुआ, इंसर्ट यूज़र डॉट पी एच पी। इंसर्ट यूज़र डॉट पी एच पी पे यहाँ पर मैंने इको लिख रखा। इको मतलब इस क्वेरी ने वन रिटर्न करा है। और ये वन रिटर्न कब करता है, जब इस टेबल में आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है तब। एक बार मैं जल्दी से इसकी टेबल चेक करके देख लेता हूँ। इस टेबल को मैं जल्दी से यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। इसको रिफ़्रेश करने के लिए इस टेबल पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो टेबल है दोस्तों आप देख रहे हो, इस टेबल में एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। उसका आईडी 1 है, नाम है, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, एज और यहाँ पे उसकी डेट है, ठीक है। 6:18 पे इस यूज़र ने यहाँ पे साइन अप कर लिया, ठीक। ये जो डेट है ये आपकी सिस्टम की करंट डेट रहेगी। अगर आपके सिस्टम की डेट अगर गलत है तो यहाँ पे गलत डेट क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आज का डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करना। मैं जल्दी से एक यूज़र और इंसर्ट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक यूज़र हम यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। उस यूज़र का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, एक अमित नाम का यूज़र है। एक यहाँ पे लिया मैंने amit@gmail.com, पासवर्ड लिया हमने यहाँ पे amit123, एज दे दी मैंने उसके यहाँ पे 20। जैसे मैंने साइन अप किया अगेन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। तो जिससे मैंने 1 किया इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अगेन आपके पास एक यूज़र का डेटा और क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। दोस्तों ये बिल्कुल मैंने आपको बहुत ही ईजी वे पे बताया है। बट इस पेज पे इतना काम तो हमने लास्ट जो वीडियोस है उनमें भी कर रखा है। बट आज हमने नया क्या करा है,
आज हमने एक तो बूटस्ट्रैप के लिए हमने काफ़ी टाइम दे दिया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं था। तो बूटस्ट्रैप कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, बूटस्ट्रैप की मेन फाइल क्या होती है, कैसे उसको डाउनलोड करना चाहिए, इसमें हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पे एक लेटेस्ट डेटाबेस बनाया CrudDB करके, उसमें मैंने एक टेबल बने, टेबल में मैंने कॉलम्स वगैरह बताए थे। और यहाँ पर हमने ये जो फंक्शन हमने यूज़ करा है, ये फंक्शन क्या काम करता है, हमारे सर्वर और डेटाबेस को कनेक्ट करके दे देता है। और ये क्या करता है फंक्शन, ये हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है कि भैया आप क्या क्वेरी परफॉर्म करना चाहते हो, वो एसक्यूएल की क्वेरी परफॉर्म होगी हमारी माइस्क्यूएल डेटाबेस में, और जो भी ऑपरेशन आप फ्रंट एंड से परफॉर्म कर रहे हो वो उसके बैकएंड में जाके क्या होता है, डेटा को ऑपरेट कर देता है। दोस्तों इस वीडियो को हमको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा फुलफिल साइन अप फॉर्म आपको बताने वाला हूँ, पूरा साइन अप फॉर्म, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हॉबी, ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस सीरीज़ के अंदर, और 100% है कि इतना पढ़ने के बाद आपकी जॉब 100% लग जाएगी, ठीक है। अब जो PHP के जो इंटीग्रेटेड वर्जन है, ठीक है, आगे मैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी नई नई चीज़ें आगे, जैसे कि PDO वगैरह हम ज़्यादातर यूज़ में लाते हैं, तो उन सब के लिए भी मैं आगे वीडियोज़ वगैरह बनाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका फीडबैक मैं आपको 100% दूंगा, ठीक। दोस्तों उससे पहले, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि दोस्तों एक बार प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कन्फर्मेशन बॉक्स वगैरह बनाना है कि भैया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स आना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे जब मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा पूरा, ठीक है, उसमें मैं पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। ओके, गुड डे।